दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मनोविज्ञान की दो उपयोगिता बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान की दो उपयोगिता बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान के दो निर्धारक बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्यान है, यहाँ पे आपको ध्यान के दो निर्धारक बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भ्रम या विभ्रम क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रम या विभ्रम क्या है, यहाँ पे आपको भ्रम या विभ्रम के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेरणा है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है अनुबंधन क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुबंधन क्या है, यहाँ पे आपको अनुबंधन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है शास्त्रीय एवं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में दो अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शास्त्रीय एवं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको इन दोनों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है विस्मरण से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि विस्मरण से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है संवेगों की परिभाषा दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको संवेगों की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय क्षेत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है भय क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भय क्या है, यहाँ पे आपको भय के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन होंगे जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है अवधान के निर्धारक या दशाएं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अवधान है, यहाँ पे आपको अवधान के निर्धारक बताना है या फिर उसकी दशाएं बतानी है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान अथवा अवधान की क्या विशेषता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्यान है और जो अवधान है इन दोनों की क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको इन दोनों की विशेषता बताया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अधिगम को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम को परिभाषित करना है, यानी कि अधिगम की परिभाषा आपको लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्दृष्टि है या जो सूझ का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है विस्मरण के कारकों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको विस्मरण के कारकों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है समूह कारक सिद्धांत क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि समूह कारक सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको समूह कारक सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है क्रेस्मर के शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रेस्मर का शरीर रचना है, यहाँ पे आपको क्रेस्मर के शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में बताना है और व्यक्तित्व का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रायड की व्यक्तित्व संरचना में ईदम आईडी का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रायड है, यहाँ पे आपको फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना में आईडी के बारे में बताना है, यानी कि ईदम के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको बताना है कि अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, यानी कि इसके बारे में आपको बताना है कि अभिप्रेरणा क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है संवेग की दशा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग होता है, यहाँ पे आपको संवेग की दशा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताना है और शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैस्लो है, यहाँ पे आपको मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में बताना है और उसका मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं
परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देना है और उसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घीकृत अवधान से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप एवं निर्धारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दीर्घीकृत अवधान है, यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घीकृत अवधान से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको इसके स्वरूप के बारे में बताना है और उसके निर्धारकों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण से आप क्या समझते हैं, विस्मरण के कारकों या निर्धारकों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विस्मरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले विस्मरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके निर्धारकों के बारे में बताना है या फिर उसके ऊपर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि परीक्षण को वर्गीकृत कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको बुद्धि परीक्षण का वर्गीकृत करना है, यानी कि उसको वर्गीकृत करके लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के विकास में युंग के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व का विकास है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के विकास में युंग के वर्गीकरण के बारे में बताना है और युंग का वर्गीकरण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के शील गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व का शील गुण है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के शील गुणों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अभिप्रेरक है, यहाँ पे आपको सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, समय के जेम्स लैंग सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समय है, यहाँ पे आपको समय के जेम्स लैंग सिद्धांत के बारे में बताना है और उसके सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जेम्स लैंग सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेम्स लैंग सिद्धांत है, यहाँ पे आपको जेम्स लैंग सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सिरे से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।